अलग अलग पार्ट्स में इंडियन एविडेंस एक्ट में जो 11 लेसन है, 11 लेसन है, उन सभी लेसन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जुडिशियरी एग्जाम के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं, तो दोनों इस वीडियो के थ्रू हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लेसन वन में 4 सेक्शन है, 1 to 4 सेक्शन कवर होता है लेसन 1 में। देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या स्टडी करना है। डिफिनीशन, एक्सटेंट, कमेंसमेंट ऑफ डेट, कोर्ट, डिफिनीशन ऑफ कोर्ट, फैक्ट्स, रिलेवेंट फैक्ट्स ऑफ इशू, इलिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट का इलिस्ट्रेशन, और हम लोग यहाँ पे प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो तक में लास्ट तक बने रहे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन क्या है कि 1872 एक्ट कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सटेंड ऑल ओवर इंडिया। एक्सेप्शन कुछ जगहों पर छोड़ के भारत के सभी क्षेत्रों में यह साक्ष्य अधिनियम लागू होते हैं, एविडेंस एक्ट लागू होते हैं। तो किन जगहों पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है? तो एयरफोर्स, आर्मी के कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिस सेक्शन पे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन अप्लाई नहीं होते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अप्लाई हुआ है भारत में, कमेंसमेंट हुआ है 1 सितंबर 1872 को। सबसे पहले इस साक्ष्य को कहाँ पे प्रूफ किया जाता है और कहाँ पे इस साक्ष्य को नॉट प्रूव्ड होता है, कहाँ पे इस साक्ष्य को सबूत में अप्लाई किया जाता है और नहीं किया जाता है। तो इस साक्ष्य को कोर्ट के समक्ष अपीयरेंस के थ्रू प्रिज्यूम करवाते हैं, एविडेंस को प्रिज्यूम करवाते हैं, तो वे जज कहलाते हैं और मजिस्ट्रेट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन में आर्बिट्रर्स जो होते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, उनको लीगली ऑथराइज होता है टेक एविडेंस के लिए। एविडेंस में देखा क्या जाता है? एविडेंस में फैक्ट्स देखे जाते हैं, रिलेवेंस देखे जाते हैं। तो कैसे फैक्ट्स देखा जाएगा? तो फैक्ट्स में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फैक्ट्स में हम लोग देखेंगे कि प्रिसीव्ड बाय द सेंस एंड मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो प्रिसीव्ड बाय द सेंस, फैक्ट्स में सबसे पहले एक ह्यूमन का प्रिसीव्ड बाय द सेंस यानी जो उसके बॉडी एक्टिविटी होता है, सबसे पहले हम उसके ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही उससे एविडेंस लेंगे। क्या एविडेंस देने वाला मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, क्या साक्ष्य देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षुब्ध तो नहीं है। तो ये सब का बोध हमें 2 कंडीशन में फैक्ट में पता चलेंगे, एक प्रिसीव्ड बाय द सेंस और मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अब इसका रिलेवेंट क्या होता है? रिलेवेंट क्या होता है कि जो इसका जो एक्ट होता है, जो सुसंगत तथ्य है, इससे रिलेटिंग रेविलेंस जो है ना, वो तथ्य के रूप में बाहर निकल कर आते हैं। ठीक है, तो एक नया इशू वहाँ पे, एक नया रिलेवेंट, एक नए इशू वहाँ पे, एक फैक्ट इन इशू वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे एक तथ्यों का सुसंगत कंडीशन बनता है। तो उसको बनाने के लिए रिलेवेंट में, फैक्ट एंड इशू में कनेक्शन विद फैक्ट, यानी जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं वह साक्ष्य कितना सही है। जितना उसे फैक्ट्स होने का संभावना होगा, उतना ही वो फैक्ट से अलग होने का भी संभावना रहेगा। सेकेंड, नेचर ऑफ फैक्ट, तथ्यों का क्या प्रकृति है। थर्ड, एक्सिस्टेंस एंड नॉन एक्सिस्टेंस, क्या वह एक्सिस्ट करता है या एक्सिस्ट नहीं करता है। लेबिलिटी एंड डिसलेबिलिटी, वो क्या योग्य है या निर्योग्य है। डिनाइड एनी सूट और प्रोसीडिंग, क्या उसे सूट में बाद में लाया जा सकता है, उसे प्रोसीडिंग किया जा सकता है या उसे डिनाई किया जा सकता है। ये बात को समझने के लिए, फैक्ट्स ऑफ इशू को समझने के लिए इलिस्ट्रेशन को समझना जरूरी है। इलिस्ट्रेशन इंटेंशन ऑफ क्राइम को डिस्क्राइब करता है। इंटेंशन ऑफ क्राइम क्या है? जैसे ख की हत्या होती है और ख की हत्या यानी बी की हत्या होता है और बी का हत्या ए ने किया। अब ए ने जो ए ने जो क्राइम किया, उस क्राइम का इंटेंशन क्या रहा था? क्या वह बी को मारा? क्या वो बी को जानबूझकर मारा? क्या वो बी को अज्ञानता में मारा? या क्या वह बी को, उसे मारने का नियत नहीं था, अचानक वो क्रोधित होकर उसको मार दिया? तो ये जो फैक्ट इन इशू जो है, यह इलिस्ट्रेशन से हमें पता चलता है। डॉक्यूमेंट, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डॉक्यूमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। डॉक्यूमेंट में हम लोग लेटर, फिगर और मार्क्स को भी देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं। इसका इलिस्ट्रेशन अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो डॉक्यूमेंट, डेट मीन्स ए राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, कोई लिखित दस्तावेज है, वह एक एविडेंस होता है। वर्ड, फोटोग्राफ, लिथोग्राफ आर डॉक्यूमेंट। शब्द, फोटोग्राफ और अंक गणितीय या जो बीजगणितीय होते हैं साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, वह भी एविडेंस में आते हैं। ए मैप और ए प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। मैप और जो एक प्लान शीट जो होता है वह भी क्या होता है? एक एविडेंस होता है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द मेटल प्लेट एंड स्टोन इज ए डॉक्यूमेंट। पत्थर या जो मेटल के द्वारा जो आप देखते होंगे घरों पे लिखा हुआ रहता है, वह भी एक क्या है? डॉक्यूमेंट ही है। इस चीज़ को कैसे एविडेंस में कोर्ट में लाया जाएगा? तो इस एविडेंस का इस एविडेंस का 3 कंडीशन बनेगा। या तो वह साक्ष्य प्रूव्ड होगा, या वह साक्ष्य डिसप्रूव्ड होगा, या नॉट प्रूव्ड होगा। लेकिन प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड होने के लिए किन किन सिस्टम से उसे गुजरना होगा, कौन कौन से उसके प्रोसीडिंग होंगे? तो एविडेंस के 2 प्रोसीडिंग होते हैं। एक होता है वर्बल
जिसे हम ओरल कहते हैं। और सेकेंड होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही कहते हैं। वर्बल स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे ये अलाउड बाय कोर्ट के द्वारा वर्बल स्टेटमेंट लेने के लिए अलाउड किया जाता है, और इसका जब भी कंडीशन बनेगा तो मौखिक साक्ष्य बिल्कुल ही अलाउड किया जाएगा। और और वह जो अलाउड जो किया जाएगा वो वेरिफिकेशन ऑफ केस के वेरिफिकेशन के आधार पर ही मौखिक साक्ष्य लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इसमें क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट होते हैं, सभी डॉक्यूमेंट जो इंस्पेक्शन के दौरान जो आते हैं कोर्ट में, उसमें उस कोर्ट उसको निरीक्षण करता है, उसको जांच करता है, और जांच करने के बाद उसे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उसे प्रूव करता है। तो प्रूव्ड, अगर वह बिलीव द कंसीडर विथ, वह प्रूव्ड हो भी सकता है, अगर वह साक्ष्य साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉन प्रूव्ड से फिर 3 सेंस निकल के आएगा, प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और नॉट प्रिज्यूम। तो जो अगर प्रूव्ड होता है तो कोर्ट आइदर बिलीव कंसीडर विथ, कोर्ट उसे कंसीडर करेगा। डिसप्रूव्ड होने पे क्या होगा कि द कोर्ट आइदर बिलीव डज नॉट एग्जिस्ट और कंसीडर विथ, कोर्ट किसी चीज़ को मान सकता है और उसे कंसीडर कर सकता है और कंसीडर न भी कर सकता है। नॉट प्रूव्ड में क्या होगा कि नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड, इसमें न तो उसे प्रूव किया गया और न ही उसे डिसप्रूव किया गया। अब इसको हम मे प्रिज्यूम में और सेल प्रिज्यूम में देखेंगे। अगर प्रूव्ड होता है तो सच फैक्ट एज ए प्रूव्ड, द कोर्ट में प्रिज्यूम ए फैक्ट, द कोर्ट में प्रिज्यूम ए फैक्ट, सच ए फैक्ट अप्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल डिसप्रूव्ड और मे कॉल फ्रॉम द प्रूफ ऑफ इट। दैट्स मीन्स, इसका सेंस क्या हुआ कि कोर्ट जो साक्ष्य को देखेगा वाला उसे सुसंगत लाएगा, उसे मान भी सकता है, उसे अनटिल डिसप्रूव्ड कर सकता है, या मे कॉल प्रूफ, फिर या उसे साबित करने के लिए उसे फिर वापस बुला सकता है। तो सेल प्रिज्यूम, उसके बाद क्या होगा, सेल प्रिज्यूम में क्या होगा कि इट सेल रिगार्ड सच ए प्रूव्ड अनलेस द अनटिल डिसप्रूव्ड, इसमें प्रूव्ड भी नहीं होता है और डिसप्रूव्ड भी नहीं होता है सेल प्रिज्यूम में। और कंक्लूसिव प्रूफ में क्या होता है कि ऑन प्रूफ द ऑन फैक्ट ऑफ रिगार्ड द अदर ऑर्डर एज प्रूव्ड द सेल नॉट अलाउड एविडेंस टू गिवन द पर्पस ऑफ डिसप्रूविंग इट। अगर कोई साक्ष्य को, एविडेंस को प्रूफ कर दिया जाता है तो उसके बाद उससे रिलेटेड दूसरे साक्ष्य को डिसप्रूव नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसे असाबित कर दिया जाएगा। तो इस एविडेंस एक्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वह एक आपका बनेगा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आते हैं, और यहाँ पे जो कमेंसमेंट ऑफ डेट है 1 सितंबर 1872, और लेसन 1 में 4 सेक्शन 1, 2, 3, 4 जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, और इससे हम लोग लेसन 1 क्लियर कर चुके हैं। 11 लेसन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे।